हेलो। नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे EDD फर्स्ट में आपका चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसको हम लोग कहते हैं तार स्थापन आरेख। यानी इस चैप्टर का यह लेक्चर नंबर 1 है। इसके पहले EDD फर्स्ट में मैंने आपको सिंबल के बारे में बताया था। तो दोस्तों यह चैप्टर नंबर 2 आपको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको जानकारी दे दूं कि जो आपके सिलेबस में वायरिंग डायग्राम दिया गया है, दोस्तों आप उम्मीद करिए या विश्वास करिए इस चैप्टर को पढ़ लेने से, अगर ध्यानपूर्वक आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको हर तरह के कनेक्शन के बारे में, जैसे मैं आपको बताऊं तो आपको लाइट फैन सर्किट से संबंधित जितने भी प्रकार के डायग्राम होते हैं, जितने भी प्रकार के कनेक्शन होते हैं, अलार्म पर्पज से संबंधित डायग्राम, ये सभी चीज़ों के बारे में आप डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे। इसलिए ये चैप्टर आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के जब भी आप कहीं जाएंगे, किसी प्लांट में, किसी इंडस्ट्रीज़ में या किसी ऐसे जगह पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिकल ड्राइंग संबंधी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसलिए दोस्तों आप इन सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सीखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यह आपका वायरिंग डायग्राम यानी तार स्थापन आरेख। तो जब हम लोग तार स्थापन आरेख के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप जब तार स्थापित करते हैं तो वह किस लिए स्थापित करते हैं, क्योंकि तार के माध्यम से यानी कंडक्टर के माध्यम से हमारी करंट फ्लो करती है, और करंट फ्लो करने के लिए एक परिपथ होना चाहिए, एक रास्ता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊँगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिकल सर्किट माने वैद्युत परिपथ क्या होता है दोस्तों, वैद्युत परिपथ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैद्युत परिपथ माने इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, यानी ऐसा पथ। यहाँ पर देखिए परिपथ का मतलब क्या होता है, परिधन क्या है, ये आपका पथ है। तो पथ का मतलब दोस्तों होता है रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। और परि का मतलब जिससे होकर हमारे क्या हो, माने जिस रास्ते से होकर हमारे वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो यह वैद्युत परिपथ दोस्तों क्या होता है, यानी एक ऐसा रास्ता जिससे होकर हमारे वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। तो इसको आप पूरी इसकी डिफिनीशन भी आप लिख सकते हैं वैद्युत परिपथ की, यानी एक ऐसा पथ, एक ऐसा पथ माने रास्ता जिससे होकर वैद्युत धारा क्या होती हो, वैद्युत धारा प्रवाहित होती हो यानी बहती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं दोस्तों। तो अब आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे वैद्युत परिपथ होते हैं दोस्तों, वह 3 तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले आप जान जाइए वैद्युत परिपथ हमारे 3 तरह से कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है बंद परिपथ, दूसरा हमारा होता है खुला परिपथ, और तीसरा दोस्तों हमारा होता है लघु परिपथ। इसको इंग्लिश में भी आपको जानना है। बंद परिपथ को हम लोग क्लोज सर्किट कहते हैं। परिपथ को हम लोग शॉर्ट में CKT लिखेंगे यानी सर्किट। उसी तरह से ये आपका ओपन सर्किट है, यह आपका क्या है दोस्तों, शॉर्ट सर्किट है। ये 3 तरह के हमारे वैद्युत परिपथ होते हैं। तो सबसे पहले बंद परिपथ, खुला परिपथ और लघु परिपथ के बारे में आपको जानकारी दोस्तों होनी चाहिए। बंद परिपथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई बैटरी सोर्स है, यहाँ पर आपका कोई सोर्स है, ये हमने बैटरी ले लिया है यहाँ पर सोर्स के रूप में। ये आपकी बैटरी है, बैटरी के 2 टर्मिनल है, और इस बैटरी को हमने एक स्विच के माध्यम से, यहाँ पर एक स्विच के माध्यम से एक बल्ब से हमने दोस्तों जोड़ दिया। अभी यहाँ पर खुला है, ये स्विच क्या है आपकी ओपन है, और इसको हम बंद कैसे करते हैं, जब स्विच को क्लोज कर देंगे तो ये आपका बंद परिपथ होगा।
तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बंद परिपथ किसके लिए ज़रूरी होता है दोस्तों? सबसे पहले आप ध्यान दें कि बंद परिपथ जो होता है धारा को प्रवाहित होने के लिए, धारा को प्रवाहित होने के लिए ज़रूरी होता है। धारा को फ्लो करने के लिए दोस्तों हमारे बंद परिपथ क्या होता है? ज़रूरी होता है। अब खुला परिपथ क्या होता है दोस्तों? खुला परिपथ का मतलब हमारा कहीं रास्ता जो है ओपन हो जाए, जैसे ये आपका बल्ब है और इस बल्ब को अगर हमने स्विच की सहायता से ओपन कर दिया, यहाँ पर आपने बैटरी लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? आपका खुला परिपथ है। और खुला परिपथ में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में बात रखनी है। सबसे पहली बात कि ओपन सर्किट में आपकी करंट का मान क्या होता है? 0 होता है। रजिस्टेंस का मान दोस्तों क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और वोल्टेज का मान जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है? सप्लाई वोल्टेज के क्या होता है? बराबर होता है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में देना है। किसके बारे में? खुला परिपथ के बारे में। अब शॉर्ट सर्किट क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कि हमारे 2 तार ये कहीं गए हैं लोड को, ऐसे हमारे मान लीजिए लोड को, ये आपका लोड है, ये लोड है आपका, लोड को हमारे फेज और न्यूट्रल गए हैं, ये कहीं से बीच में हमारे क्या हो जाए? सट जाए, यानी शॉर्ट हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट के बारे में 2-3 बातें आपको पता होना चाहिए। जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो करंट का मान, यानी जो हमारी करंट होती है, करंट का मान बदल जाता है। करंट का मान, या ऐसे लिख सकते हैं करंट की दिशा, करंट की दिशा बदल जाती है दोस्तों। दूसरी बात आप ध्यान में रखेंगे, जब भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारी जो करंट होती है इसका मान कितना हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। माने मैक्सिमम का मतलब क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाती है हमारी करंट। और एक और बात याद ध्यान में रखेंगे, जब भी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस का मान मिनिमम हो जाता है। मिनिमम का मतलब न्यूनतम। और एक बात और रखेंगे दोस्तों, जो हमारा वोल्टेज होता है शॉर्ट सर्किट होने पर, यह भी हमारा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। वोल्टेज क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और रजिस्टेंस भी हमारे लगभग कम होकर 0 के ही बराबर हो जाती है। तो ये 3 बातें आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में, या 4 बातें पता होना चाहिए। करंट की दिशा बदल जाती है, शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट हमारी अधिकतम हो जाती है, या ऐसे भी हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट के केस में हमारी करंट जो होती है इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत हो जाती है। रजिस्टेंस का मान 0 हो जाता है और वोल्टेज का मान भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ कंडीशन है आपको ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और जो है हमारे क्लोज सर्किट यानी बंद परिपथ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको क्या है, आपको समझ में आया होगा। यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, वैद्युत परिपथ क्या होता है, एक ऐसा पथ जिससे होकर हमारी वैद्युत धारा प्रवाहित होती हो उसको हम लोग वैद्युत परिपथ कहते हैं। वैद्युत परिपथ हमारे 3 तरह से होते हैं। एक जो होता है हमारा बंद परिपथ, दूसरा खुला परिपथ और तीसरा क्या होता है? लघु परिपथ, यानी क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट। तो ये आपका क्लोज सर्किट में आप हमेशा ध्यान में देंगे धारा फ्लो होती है। ओपन सर्किट में धारा हमारी फ्लो नहीं होती, धारा का मान 0 हो जाता है, रेजिस्टेंस का मान इनफाइनाइट हो जाता है और वोल्टेज जो है हमारा सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। वहीं पर शॉर्ट सर्किट यानी हमारे लघु परिपथ में क्या होता है? करंट की दिशा बदल जाती है। मान लीजिए पहले करंट की दिशा ये थी, अब करंट की दिशा कुछ दूसरे डायरेक्शन में हमारी करंट क्या होती है? फ्लो होने लगती है। दूसरी बात आपको याद रखना है, करंट का मान मैक्सिमम यानी अधिकतम हो जाता है, रजिस्टेंस का मान न्यूनतम यानी हो जाता है, न्यूनतम मतलब या 0 भी हो सकता है। यहाँ पर वोल्टेज का मान क्या हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है शॉर्ट सर्किट के केस में। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो वायरिंग करने के तरीका क्या होते हैं, वायरिंग हम लोग किन किन मेथड से करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। तो ये परिपथ आपको समझ में आ गया, तो अब मैं आपको बताऊँगा वायरिंग। तो वायरिंग हम लोग कितने तरीके से करते हैं? तो मुख्य रूप से हमारे जो वायरिंग करने का तरीका होता है दोस्तों वो 2 तरह का होता है। वायरिंग हम 2 तरह से करते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से किसी भी प्रकार की वायरिंग कर सकते हैं, लेकिन तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह 2 तरह की वायरिंग को दिया गया है। तो यहाँ पर 2 तरह की वायरिंग कौन सी है? तो सबसे पहले हम जो ये वायरिंग पढ़ रहे हैं, वायरिंग हमारी क्या है? वायरिंग 2 तरह की होती है। एक आप ध्यान में रखेंगे हमारा लूप इन मेथड होता है, लूप इन मेथड से हम लोग वायरिंग करते हैं। और दूसरा हमारा तरीका होता है जंक्शन बॉक्स मेथड दोस्तों, ये जंक्शन बॉक्स मेथड, ये 2 तरीके से हम लोग वायरिंग करते हैं।
अब लूप इन मेथड क्या होता है और जंक्शन बॉक्स मेथड क्या होता है, ये दोनों बातों को आपको समझना है। तो सबसे पहली बात की लूप इन मेथड क्या होता है। तो लूप इन मेथड में दोस्तों हम लोग तार को काटते नहीं, इसके बारे में आप लिखेंगे हम लोग तार में यानी वायर में हम लोग कहीं भी वायर में हम लोग कट नहीं लगाते हैं, कट नहीं लगाते हैं, यानी हमको जहाँ ज़रूरत होती है बहुत ज़रूरत के बाद हम लोग कट लगाते हैं, वरना हम लोग वायर में कट नहीं लगाते। यानी ऐसा नहीं कि तार को काट के हम लोग कहीं जोड़ दें, ऐसा काम हम लोग लूप इन मेथड में नहीं करते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान में रखना है कि लूप इन मेथड में हमारे जो वायर लगता है, जो वायर लगता है वो अधिक लगता है दोस्तों। वायर जो लगता है वह कितना लगता है, अधिक, मतलब हमारे जंक्शन बॉक्स मेथड की तुलना में हमारे लूप इन मेथड में वायर अधिक लगता है। अभी मैं बताऊंगा ये वायरिंग कैसे होती है। तीसरा आपको ध्यान देना है कि इसकी कास्ट अधिक होती है, वायर अधिक लगने से इसकी कास्ट जो होती है वो क्या होती है, यानी ऐसे लिख लीजिए कास्ट अधिक होती है। कास्ट दोस्तों इसकी क्या होती है, अधिक होती है। और अगली बात इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो यह क्या होती है, टिकाऊ होती है दोस्तों। ये जो वायरिंग होती है यह आपकी क्या होती है, टिकाऊ होती है, यानी इसका जीवन काल अधिक होता है। अगली बात अगर आप लिखेंगे तो इसमें आग लगने का जो डर होता है वह कम होता है दोस्तों। ये लूप इन मेथड में आग जो जैसे देखते होंगे आप जो वायरिंग में अक्सर स्पार्किंग की वजह से हमारी आग लग जाती है, तो ये लूप इन मेथड में आग लगने का डर हमारा कम होता है। अब ये वायरिंग लूप इन मेथड के द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लूप इन मेथड में हम लोग कहीं तार को काटते नहीं हैं। तो तार को काटते नहीं है दोस्तों, तो जैसे आपको मान लीजिए कि यहाँ पर किसी बल्ब को आपको कनेक्शन देना है और यहाँ पर एक और बल्ब है, हमारे पास 2 बल्ब है, इनको हमको कनेक्शन देना है। एक सिंगल, एक हमारे पास क्या है, सप्लाई है। तो यहाँ से सप्लाई हम लोग क्या लेंगे, एक फेज मान लीजिए हमने ले लिया, दूसरा हमने क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया। तो दोस्तों अब हमको इस बल्ब को फेज भी देना और न्यूट्रल भी देना है। तो इसके 2 पॉइंट हैं यहाँ पर, आप मान के चलिए कि ये 2 पॉइंट है। तो दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ऐसे हमने क्या कर दिया, फेज दे दिया। अब यहाँ से पुनः हम लोग यही फेज तार उठाएंगे और इसको हमने दे दिया। देखिए एक ही तार को हमने काटा नहीं, दोनों बल्ब को दे दिया। अब न्यूट्रल दोनों को चाहिए, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल उठाएंगे और इसको हमने न्यूट्रल दे दिया। फिर यहीं से हम न्यूट्रल क्या करेंगे, लेंगे दोस्तों, और आगे के लिए आगे के जो बल्ब है उसको हम न्यूट्रल दे देंगे। तो इस तरह से जो है आप वायरिंग करेंगे। तो ये जो आपको वायरिंग का तरीका दिखाया गया है दोस्तों, यह आपका कौन सा है, लूप इन मेथड है। यह आपका बल्ब है, यह आपका बल्ब है दोस्तों, यह भी आपका क्या है, बल्ब है। तो यानी ये दोनों बल्ब को अब कैसे आपने वायरिंग किया है, लूप इन मेथड से। क्यों इसमें आप कहेंगे कि लूप इन मेथड से, तो देखिए यहाँ से आप तार लेकर गए और उसी तार को रिटर्न लेकर आए। अगर आप चाहते तो यहाँ पर कट लगा के जो है यहाँ से तार यहाँ पर दे देते और इधर जोड़ के, तो ये आपका तार, इतना वाला तार जो है ये आपका बच जाता। उसी तरह से यहाँ पर भी आप तार बचा लेते, एक ही तार से इसको सप्लाई दे देते हैं। तो दोस्तों ऐसा आप नहीं करते हैं। लूप इन मेथड में आपका वायर अधिक लगता है, वायर अधिक लगने से तार की जो कास्ट होती है वह बढ़ जाती है, ओवरऑल वायरिंग हमारी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। लेकिन तो इसमें जॉइंट नहीं बनते हैं, इसलिए यह हमारी क्या होती है, टिकाऊ होती है। और जब जॉइंट नहीं बनते हैं तो स्पार्किंग नहीं होती और आग नहीं लगता है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे लूप इन मेथड में। आपका लूप इन मेथड अलग अलग, ऐसे मैंने छोटी सी सर्किट की सहायता से आपको समझाया। आगे जंक्शन बॉक्स मेथड, तो जंक्शन बॉक्स मेथड, यह बॉक्स, और बॉक्स का मतलब जानते हैं, जंक्शन का मतलब हमारा संधि होता है। और संधि क्या होती है दोस्तों, जहाँ कई चीज़ें आकर मिलती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जंक्शन बॉक्स मेथड कहते हैं। तो जंक्शन बॉक्स मेथड में हमारे पास एक बॉक्स होता है जिसमें मुख्य रूप से 3 टर्मिनल बने होते हैं दोस्तों, 1, 2 और 3। ये 3 टर्मिनल हैं। इस 3 टर्मिनल पर हम लोग वायर को कसने की व्यवस्था करते हैं। और वायर कैसे कसते कैसे हैं, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक सीधा तार गया है, अब हमको यहाँ से कहीं काटना है और यहाँ से सप्लाई कहीं दूसरे जगह यहाँ पर जोड़ कर लेकर जाना है। तो यहाँ पर काट कर हम लोग तार को ऐड कर या किसी भी तरह से ज्वाइन लगा के हम लोग तार को लेकर जाएंगे। तो ये एक तो तरीका यह हो गया, और दूसरा तरीका हो गया कि आप जंक्शन बॉक्स लगाइए। जंक्शन बॉक्स लगाने में क्या करेंगे, आप जो है इस तार को आप 2 जगह से काट दीजिए, तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, एक और दूसरा। तार 2 भागों में टूट जाएगा दोस्तों, ऐसे और ऐसे। यानी ये तार जो है एक सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगा, दूसरा, और ये अंदर की एक कॉपर की प्लेट होती है, ये सब में आपस में क्या होती है, ज्वाइंट होती है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, ये जो तीसरा पॉइंट हमको कॉमन मिलता है, यहाँ से हम लोग तार को ज्वाइन करके बाहर कहीं निकाल सकते हैं।
तो ये तरीका होता है जंक्शन बॉक्स मीटर में। तो जंक्शन बॉक्स मीटर में आपने यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा दिया और तार को कट करके यहाँ से तीसरा टर्मिनल यानी कहीं दूसरे जगह तार को लेकर जाने की आपने व्यवस्था कर दिया। अब इसमें होता क्या है, जंक्शन बॉक्स मीटर में आपने तार को काटा और इस तार में देखिए आपका यहाँ पर ज्वाइंट होगा, यहाँ पर स्क्रू से आपने कसा, यहाँ पर ज्वाइंट हो गया और यहाँ पर मैंने 3 जगह आपने ज्वाइंट बना दिया। ऐसा करने से दोस्तों इस तार में जगह जगह हमारे क्या हो जाते हैं, ज्वाइंट बन जाते हैं और ज्वाइंट अधिक होने से वायरिंग में हमारा स्पार्किंग होने का डर बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग में आग लग सकती है, वायरिंग हमारी टिकाऊ नहीं होती है। लेकिन तो इसका एक फ़ायदा ये होता है जंक्शन बॉक्स मीटर में कि इसमें तार कम लगते हैं। तो सबसे पहले एक तरीका मैं आपको बता दूं कि ये जंक्शन बॉक्स मीटर में हम लोग वायरिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि हमको 2 बल्ब है, 2 बल्ब को हमको ग्लू करना है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक बल्ब हमने यहाँ पर लगाया या यहाँ पर एक बल्ब आपने ऐसे लगा दीजिए, ये एक बल्ब लगाया, इसको आपने यहाँ पर फेज दे दिया और दूसरा बल्ब हमारे पास कुछ मान लीजिए कि यहाँ पर है, इसको यहाँ से आपने फेज दे दिया। तो यानी देखिए दोनों को अभी फेज बल्ब मिल गया। अभी न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल इसको भी चाहिए और इसको भी चाहिए। तो सेम काम वही न्यूट्रल के लिए हम लोग करेंगे, यहाँ पर एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा हमने जंक्शन बॉक्स लगा दिया, तार को काट के हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर और इसका न्यूट्रल उठाकर हमने इसको दे दिया। बाकी यहाँ से एक हमको न्यूट्रल लेने का यहाँ पर कनेक्शन मिल गया, ऐसे उठाकर हमने क्या दे दिया, इसको इस बल्ब को दे दिया। तो अब देखिए न्यूट्रल इस बल्ब को भी मिल गया और इस बल्ब को मिल गया है। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ पर जंक्शन बॉक्स स्थापित करके आपने जो है तार तो कम कर लेंगे, लेकिन तो जोड़ आपने वायरिंग में जोड़ बना दिया। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना है कि तार में जगह जगह क्या माने वायर में आपका क्या हो जाता है, वायर में आपका क्या बन जाता है, ज्वाइंट बन जाता है, ज्वाइंट बन जाता है दोस्तों। दूसरी बात आप याद रखेंगे इसके बारे में कि इसमें तार यानी वायर आपका जो होता है वह कम लगता है, वायर क्या होता है, कम लगता है। तीसरी बात आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें जोड़ अधिक, ज्वाइंट बनने से जोड़ अधिक हो जाता है, तो यह टिकाऊ नहीं होती, यह वायरिंग जो होती है टिकाऊ नहीं होती है। अगली बात दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो है आग लगने का डर जो होता है, आग लगने का जो डर होता है बना रहता है, आग लगने का जो डर होता है वह बना रहता है, यह बात बना रहता है। और अगली बात याद कर लेंगे आप जो है इसमें कास्ट यानी इस वायरिंग में जो है कास्ट कम लगती है, कास्ट आपकी क्या होती है, कम लगती है। तो दोस्तों ये 4-5 बातें आप जो है जंक्शन बॉक्स मीटर में याद रखेंगे। तो मैंने आपको वायरिंग का 2 तरीका बताया, लूप इन मेथड और जंक्शन बॉक्स मेथड। तो जब भी आपसे सवाल पूछेगा, कोई आपको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहेगा दोस्तों, तो आपसे ये कहेगा सवाल में कि आप जो वायरिंग कर रहे हैं उसको लूप इन मेथड से करिए या जंक्शन बॉक्स मेथड से करिए, किस तरीके से आप वायरिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे दोनों में से कोई एक तरीका को आप अपना सकते हैं वायरिंग में। अब वायरिंग से संबंधित ये 2 मेथड आपको समझ में आ गए। तो अब दोस्तों जो है आपके जो इसमें कंडक्टर लगते हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि वायरिंग में जो भी हम लोग वायरिंग करते हैं इसके हमारे कंडक्टर कौन कौन से लगते हैं। और कंडक्टर लगने से पहले आपको जो है जो हमारे परिपथ बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको इसके पहले बताया है। तो दोस्तों अब वायरिंग मैं आपको बता दूं कि वायरिंग में तरीका मैंने बता दिया। अब वायरिंग जो है हम लोग लोड को जब भी करते हैं या लोड का कनेक्शन करते हैं तो ये वायरिंग हमारे कनेक्शन के हिसाब से भी 2 तरह की हो जाती है। वायरिंग हमारी जो होती है, एक लाइट फैन सर्किट के लिए वायरिंग होती है, यानी लाइट फैन सर्किट के लिए वायरिंग होती है। दूसरा हमारी क्या होती है, पावर वायरिंग होती है, पावर वायरिंग होती है दोस्तों। तो लाइट फैन सर्किट का मतलब ये होता है प्रकाश पंखा परिपथ, और इसका मतलब क्या होता है, पावर परिपथ का मतलब शक्ति परिपथ। ये वायरिंग हमारे 2 तरीके से होती है। तो हमेशा याद रखेंगे आप जो है लाइट फैन सर्किट के लिए अलग परिपथ बनाएंगे और पावर परिपथ के लिए अलग आप जो है परिपथ बनाएंगे, यानी पावर वायरिंग के लिए अलग परिपथ बनाएंगे। तो लाइट फैन सर्किट से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, और उसी तरह से पावर परिपथ से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है।
तो लाइट फैन सर्किट के लिए जब भी हम लोग कंडक्टर का चुनाव करते हैं वो 5 एम्पीयर से कम मान का नहीं होना चाहिए, यानी 5 एम्पीयर तक के लोड को वहन करने के लिए हमारा कंडक्टर जो है सक्षम होना चाहिए। इसके लिए हम लोग कॉपर का चाहे एल्युमिनियम के कंडक्टर का चुनाव कर सकते हैं। साइज उसकी अलग अलग हो सकती है। वहीं पर हमारे पावर वायरिंग के लिए हम लोग यानी 15 एम्पीयर से कम माप का यानी 15 एम्पीयर तक का लोड जो कंडक्टर ले सकते हैं उसी कंडक्टर का हम चुनाव करते हैं। उससे कम मान के हम जो पावर वायरिंग में कंडक्टर यूज में नहीं लाते हैं। तो दोस्तों पावर वायरिंग में जो भी हम लोग इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाते हैं उसको आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमको हीटर जैसे हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, हमारे जो है वॉशिंग मशीन हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इन सभी को या हमारे पास सिंगल फेज मोटर है या 3 फेज मोटर है, इन सभी का कनेक्शन हम लोग पावर वायरिंग के अंतर्गत रखते हैं। तो ये पावर वायरिंग का जब भी आप यहाँ पर पावर वायरिंग का जब भी आप जो है यहाँ वायरिंग करेंगे पावर वायरिंग को, तो आप ध्यान में रखेंगे इसमें 15 एम्पीयर से कम माप का आप जो है कंडक्टर नहीं लेंगे दोस्तों। 15 एम्पीयर से कम माप का आप कंडक्टर नहीं लेंगे। कंडक्टर का मतलब चालक नहीं लेंगे। दूसरी बात कि ये जो पावर परिपथ में आपका जो है जैसे मोटर हो गया, आपका जो है मोटर का कनेक्शन हो गया, जैसे आपका फ्रिज हो गया, जैसे आपका कूलर हो गया, जैसे आपका प्रेस हो गया, आप स्त्री प्रेस जिसको कहते हैं, प्रेस हो गया, इन सभी का कनेक्शन हमारे पावर वायरिंग के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर लाइट फैन सर्किट में हमको जितने भी प्रकार की लाइटें लगाना है और जिस तरह के भी आपको फैन लगाना है वो लाइट फैन सर्किट के अंतर्गत आते हैं। और लाइट फैन सर्किट में हमारे जो कंडक्टर यूज करते हैं वो 5 एम्पीयर तक के करंट को वहन करने में हमारे क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों ये वायरिंग आपको इतना मुझको पता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके जो आपको सिलेबस में दिया गया है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक स्थान से नियंत्रित प्रकाश बिंदु, 2 स्थान से नियंत्रित प्रकाश बिंदु, ऐसी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। या फिर आगे चल के आप एक स्विच बोर्ड या परिपथ बोर्ड का कैसे डिजाइन करते हैं इसको आपको सीखना है। साथ साथ आपको अलार्म परिपथ के बारे में जानकारी आपको किताब में दी गई, इन सभी के बारे में आपको डिटेल से जानकारी लेना है। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग वायरिंग का कनेक्शन सीखेंगे कि कैसे वायरिंग की जाती है और किस किस तरह के लोड को हम लोग वायरिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए तो आप मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।